Hello students, welcome to all of you. Today we are discussing the topic functional representation. In previous class we had discussed the topic representation system and proportional representation. अर्थात पिछले जो वीडियो क्लासेज में हम सब प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के विषय वस्तु पर चर्चा किए थे। अब उसी संदर्भ में अर्थात प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में हम सब व्यावसायिक प्रतिनिधित्व अर्थात फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के विषय में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जनरली यह पुस्तकों में बहुत कम मात्रा में आप सबों को इसके मटेरियल देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी चर्चा आवश्यक है। क्योंकि आप सब जानते हैं और समझते भी होइएगा कि आधुनिक युग में साधारणतः प्रजातांत्रिक देशों में जो सरकारें चलती है वे सभी सरकारें प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। चाहे किसी भी देश के या राज्य के समस्त क्षेत्रों को निर्वाचक मंडल या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करके वहां से एक सदस्य या बहुसदस्य प्रतिनिधियों को चुनने की प्रचलन है। कुछ देशों में बहुसदस्य भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः देशों में सिंगल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का ही प्रणाली परंपरा देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे पिछले क्लास में हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में चर्चा किए थे, अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए उस पद्धति को लाया गया था एक सिद्धांत के रूप में। तो जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में माइनॉरिटी क्लासेज के रिप्रेजेंटेशन के लिए जब व्यवस्थाएं की भिन्न भिन्न आयामों की चर्चा की गई या उसके चुनावी पद्धति के विषय में बताया गया, तो उसी समय व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की भी आवाज उठने लगा कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी आवश्यकता है। ऐसे सामान्यतः आप कुछ पुस्तकों में कुछ जो मैटर है उसमें देखिएगा कि यह मुसोलिनी के काल में इटली में या जर्मनी में हिटलर के समय इस तरह की व्यवस्था या प्रतिनिधित्व प्रणाली देखा गया है। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम और मॉडर्न टाइम में आधुनिक समय में जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवाज उठाने वालों में प्रमुख रूप से मिराबियो, ड्यूगबी, वोहान एवं कॉल की नाम आता है। यहाँ पर बोहम है
इत्यादि, जो प्रमुख रूप से कौन हो गया? मीराबिउ, दूसरा हो गया ड्यूगवी, तीसरा हो गया बोहम और चौथा हो गया कॉल। तो इन सभी प्रमुख जो राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रजातांत्रिक देशों में लाने की वकालत की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में एक सदस्य चुनावी व्यवस्था है, अर्थात एक सदस्य चुने जाते हैं, उसी तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र से दो या दो से अधिक प्रतिनिधियों के चुने जाने की व्यवस्था है, जो धार्मिक, जातीय या भाषाई आधार पर होता है। तो फिर दुनिया के देशों में जो व्यवसाय से संबंधित वर्गों के लिए क्यों न प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों से संबंधित हो, उसे भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये देखना आवश्यक होगा कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वैसे प्रतिनिधियों के निर्वाचन व्यवस्था से है जिसमें किसी भी क्षेत्र के या किसी भी देश के क्षेत्रों के भिन्न भिन्न व्यवसायों के आधार पर निर्वाचक क्षेत्र बनाया जाए और वहां से उन व्यवसायों के इच्छा, आवश्यकता और अभिव्यक्तियों को सरकार के सामने उठाने हेतु प्रतिनिधि का चुनाव हो। यानी कहने का तात्पर्य कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक देश के समस्त क्षेत्रों में भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोग निवास करते हैं, भिन्न भिन्न वर्ग के जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती है, उनकी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। तो उन सबों के इच्छा, आवश्यकता या समस्याओं के निदान के लिए सरकार की व्यवस्थापिका के अंदर आवाज उठाने के लिए उन वर्गों से ही प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। तो इस पर मीराबिउ ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू मीराबिउ कि व्यवस्थापिका सभा जो लेजिस्लेचर असेंबली है एक दर्पण के समान है, एक दर्पण के समान होना चाहिए जिसमें समाज के समस्त व्यवसायों का प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट हो, समाज के जितने भी व्यावसायिक वर्ग है उसके प्रतिबिंब दिखाई दे सके। जिस प्रकार पृथ्वी का नक्शा, जो मैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का नक्शा को यदि दर्शाया जाता है तो उसमें सभी तरह के क्षेत्रों का प्रतिबिंब को शो किया जाता है। उसी तरह से किसी भी राज्य या देश के उन व्यवसायों के भी प्रतिबिंब या उसकी भी समस्या के समाधान के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे जो ड्यूगवी एंड बोहम ने भी इसे समर्थन करते हुए कहा
कि राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, अर्थात राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करने वाले कारक, चाहे वह उद्योग धंधे हो, वाणिज्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि के क्षेत्र हो, या व्यापार के क्षेत्र हो, या छात्रों के हित से संबंधित क्षेत्र हो, तो इन सभी क्षेत्रों की समस्याओं या आवश्यकताओं एवं इच्छा के लिए सबसे पहले इंजीनियर, अभियंता, डॉक्टर, अध्यापक या छात्र या कृषक या व्यापारी वर्ग से उनके बीच के सदस्यों का भी चुना जाना आवश्यक है कि वे अपने अपने वर्गों के इच्छाओं, समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सदन के अंदर रख सके, उसकी जोर शोर से आवाज उठा सके, क्योंकि ये सब देश के विकास में योगदान देते हैं। जितने भी व्यवसायी वर्ग है वे देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं, वह विकास में योगदान देते हैं, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनकी भी बात सुनने की आवश्यकता है। फिर कॉल ने भी कहा कि अकॉर्डिंग टू कॉल कि वास्तविक जनतंत्र व्यवस्थापिका अर्थात सदन के अंदर नहीं होता, बल्कि व्यावसायिक संगठनों के अंदर होता है। इट मीन्स कि रियल डेमोक्रेसी इज टू बी फाउंड नॉट इन असेंबली but a system of coordinated functional representation। क्योंकि जो व्यावसायिक संगठन है उसके बीच से ही ये जनतंत्र की आवाजें उठती है या जाएगी, क्योंकि वे अनुभव होते, अपने अपने क्षेत्र के अनुभवशील होते हैं, एक्सपीरियंसफुल पर्सन होते हैं, न कि जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, अर्थात उसमें चाहे लिटरेट हो, इलिटरेट हो या सभी संवर्ग वोट देते हैं और किसी को भी एक सदस्य को चुनकर भेजते हैं, जिसके कारण सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। इसलिए सभी संवर्गों के या सभी वर्गों के द्वारा ये आवाज उठाने की व्यवस्था की गई और इस तरह से यह स्पष्ट किया गया कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जो भी समर्थक है, अर्थात व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थकों का कहना है कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जनता की जो भिन्न भिन्न आवश्यकताएं तथा इच्छाएं होती है, केवल एक प्रतिनिधि सभी वर्गों की इच्छा एवं आवश्यकताओं को सदन में नहीं उठा पाएगा। कहने का अर्थ कि जो रिप्रेजेंटेटिव टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन से चुने जाते हैं या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे उतना अनुभव युक्त नहीं होते जितना कि व्यावसायिक वर्गों से चुने जाने वाले प्रतिनिधि होंगे।
जैसे एक डॉक्टर की या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को भली भांति जानेगा। इसी तरह से एक शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सभी पहलुओं को सही रूप से परखेगा। एक अभियंता कंस्ट्रक्शन संरचना संबंधी सभी विषयों को अधिक जानेगा। एक छात्र या छात्रों के बीच का प्रतिनिधि छात्रों से संबंधित समस्याओं को अच्छी तरह से समझेगा। एक कृषक यानी किसान के प्रतिनिधि किसान माने कृषक संबंधी एग्रीकल्चर सिंचाई या कृषि संबंधी सभी समस्याओं को या उसके विकास को अधिक रूप से समझेगा। इसलिए उन सबों के बीच से भी प्रतिनिधियों को होना आवश्यक है कि वह उसका अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन या एक्सप्लेनेशन सही रूप से देश के सामने या सरकार के सामने करे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय से प्रतिनिधि की व्यवस्था हो। जिस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई है, उसी तरह से व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को भी लाया जाए, जिससे व्यवसायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों से व्यवसायिक वर्गों से उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात व्यवसायिक प्रतिनिधित्व से ही मिल सकता है। इसके रेफरेंस में आप ये भी कह सकते हो कि सोवियत संघ में भी कुछ सोवियत संघ के सदनों में भी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था देखने को मिली थी, या इटली के सीनेट में, या उसके जो डिप्टियों का सदन या अन्य सदन है उसमें भी फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को स्थान दिया गया था। और हम अपने देश भारत में भी ये देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में जहाँ विधान परिषद है, लेजिस्लेचर काउंसिल है, वहाँ पर भी विभिन्न वर्गों से अर्थात अध्यापक वर्गों से या स्नातक क्षेत्रों से रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है, जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के रूप में सीमित मात्रा में ही सही उसकी व्यवस्था किया गया है। इस तरह से अंत में ग्राहम बेलेस के कथन को उद्धृत करते हुए यह स्पष्ट किया जाएगा कि यदि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन यदि पूर्ण प्रतिनिधित्व संभव न हो तो अपर चैम्बर में ही द्वितीय सदन में ही व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को उचित स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, निचला सदन है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो राज्यों में, या दूसरे देशों में हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में है या अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें जनता के द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ही टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो चुने जाते हैं वे रहे। लेकिन जो अपर चैम्बर है, जो ऊपरी सदन है, उसमें फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को व्यवहार में लाना चाहिए, जिससे जो अर्थव्यवस्था के रीढ़ जितने भी वर्ग है उनकी भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इस तरह से इस क्लास में मैंने फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जो तथ्य है उसके विषय में बताने का प्रयास किया। ऐसे सामान्यतः आप पुस्तकों में देखेंगे
तो कुछ अंश 10-12 सेंटेंस में ही मिलेगा, लेकिन इसे आप जो समझे हैं उस पर तत्काल ही अपना नोट शीट तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि व्यवसायिक प्रतिनिधित्व पर एक लघु निबंध लिखे या व्यवसायिक प्रतिनिधित्व से क्या समझते हैं उसके विशेषताओं का वर्णन करें, उसके गुणों का वर्णन करें या दोषों को लिखें। What do you understand functional representation and discuss its salient feature, merit or demerit, merits and demerits। इसी तरह से राइट शॉर्ट नोट ऑन फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो उसके अभी ही तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास समय भी है, लॉकडाउन है, जो कि आपके लिए सहायक सिद्ध हो। थैंक यू, धन्यवाद।